माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये है बुक विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है और हम इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सिखा रही हूँ आपको ढेर सारी इंग्लिश वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, मॉडर्न इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इंग्लिश ग्रामर और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, एक एक जो शब्द है, इसका एक एक वर्ड को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ और आज हम ट्रांसलेट करेंगे ये वाला पेज। सो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली 21 वीडियोस जो कि मैं इस बुक की पढ़ा चुकी हूँ पेजेस को, वो जाकर मेरे चैनल पेज पर जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़रूर देखें और सीखें उससे ढेर सारी इंग्लिश वोकैबुलरी, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश एक्सप्रेशन, ग्रामर और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं सो फ्रेंड्स, आपको ये जो बुक है आपके लिए बेस्ट है। इस बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करें जिससे कि आप इससे बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब, ईडियम सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। यदि आपके पास बुक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास ये बुक है और मैं इसके एक एक पेज को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर रही हूँ, लेकिन बुक पर लिखकर मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, कुछ टूल की मदद से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने स्क्रीन पर एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं। आप अपनी इंग्लिश का खुद ही लेवल चेक करिए और बताइए कि क्या आप ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स और इन पैराग्राफ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। सेंटेंस देखिए, एज एन आर्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो वर्ड है, छोटा सा टाइनी लिटिल वर्ड मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, एज। तो एज हैज़ अ मल्टीपल यूजेस इन इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारे यूजेस हैं इंक्लूडिंग एज ए कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो यदि दो डिफरेंट जो सेंटेंस है उसे जोड़ना है तो वहाँ पर भी हम एज को यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। यदि एडवर्ब फ्रेंड्स वो होते हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब वर्ब की वो विशेषता बताते हैं, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। या फिर प्रेपोजिशन मतलब वो आपके नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग की जो है पोजीशन बताएगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस बनते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो देखेंगे एज को वहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है। अब कंजक्शन, जैसे फ्रेंड्स दो अलग अलग सेंटेंस है उसको जोड़ना है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ कि मैं रात को 9 बजे सोने गई क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी थी। तो यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंस है कि मुझे रात को 9 बजे जाना पड़ा सोने के लिए क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट थी और मुझे 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी थी। तो उसको एज की मदद से, कैसे कंजक्शन की मदद से जोड़ेंगे। आई वेंट टू बेड एट 9 PM एज आई हैड अ प्लेन टू कैच एट 6 AM। तो यहाँ पर देखिए, एज हमने यहाँ पर मिडिल में यूज़ किया है दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज ए कंजक्शन। या फिर देखिए, जैसे आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना हो कि तुम्हारे जैकेट का कलर तो मेरे जैकेट के जैसा ही है, तो योर जैकेट इज़ द सेम कलर एज माइन। अब प्रेपोजिशन के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इसे, कि जैसे कि मैं वहाँ पर एक वेटर के रूप में काम करता था जब मैं स्टूडेंट था, तो आई वर्कड एज अ वेटर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। या फिर हम कहते हैं कि मैं वहाँ पर एक फ़िज़िक्स टीचर की तरह काम करती थी, तो आई वर्कड एज अ फ़िज़िक्स टीचर, या आई वर्कड एज अ टीचर। तो की तरह इस तरीके के भी सेंटेंस बनाने के लिए प्रीपोजिशन, यानी कि वो उसकी पोजीशन बताता है कि वो किस उस नाउन की, पर्सन की क्या पोजीशन थी। इस तरीके से हम एज यूज़ करते हैं। या फिर हम देखो, जैसे दो सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन, एक रियल सिचुएशन है और एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसको भी कंपेयर करने के लिए एज इफ़ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो, तो फ्रेंड्स इसको एज इफ़ की मदद से बनाएंगे। You look as if you have seen a ghost. You look as if you have seen a ghost. मतलब आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आपने कोई
भूत देख लिया हो। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे कि इसको ही एडवर्ब की तरह यूज़ करना है, तो आप कहते हैं ना जैसे आपकी मर्जी वैसा करो, तो एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्जी, एज़ यू विश, या जितनी जल्दी हो सके जाओ, गो एज फास्ट एज यू कैन, गो एज फास्ट एज यू कैन, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है तुम वहाँ जाओ। या कहते हैं ना जैसा उनकी इच्छा हो रही है उसको वैसे करने दो, दे कैन डू एज दे विश, दे कैन डू एज दे विश। तो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हम एज की मदद से बनाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब देखिए फ्रेंड्स, एज एन आर्ट, एज एन आर्ट मतलब आर्ट के रूप में, आर्ट मतलब होता है फ्रेंड्स कला, और एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है, AND। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ पर AN और D यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट में यहाँ पर वॉल्स यूज़ होते हैं, यानी कि AEIOU स्वर यूज़ होते हैं, वहाँ पर हम N लगाते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट रहते हैं वहाँ पर और द आता है। तो फ्रेंड्स इसे भी डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एज एन आर्ट, आर्ट यानी होता है कला, कला के रूप में आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी। आई यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी अपनी खुद की बात कर रहे हैं, हैव नथिंग अगेंस्ट, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, अगेंस्ट मतलब होता है कि किसी के विरोध में होना, या किसी के का जो अगेंस्ट मतलब होता है किसी का विरोध। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी एक जो है ज्योतिष विज्ञान को कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, तो ये सब होते हैं हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि खगोलीय पिंड। तो इनकी जो स्टडी होती है और वो स्टडी के द्वारा हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट यानी मतलब होता है अनुमान लगाना कि इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा ह्यूमन लाइफ में या ह्यूमन की डेस्टिनी में, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी ये कहना चाहते हैं, एज एन आर्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, की मतलब कला के रूप में मैं ज्योतिष शास्त्र के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बट किंतु इफ़ इट सीक्स मतलब होता है फ्रेंड्स सर्च फॉर, ट्राई टू फाइंड, लुक फॉर, किसी चीज़ को खोजना। एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति, तो स्वीकृति को यदि खोज रहा है कौन, अंडर द गाइज ऑफ साइंस। गाइज मतलब फ्रेंड्स होता है वेशभूषा, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल फॉर्म है, आप बाहर से कैसे आपका अपीयरेंस या बाहर से कैसे दिखते हैं, और मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं गाइज। यानी साइंस, यहाँ पर गाइज मतलब क्या निकल रहा है, गाइज ऑफ साइंस मतलब साइंस की वेशभूषा के रूप में। कौन एक्सेप्टेंस चाहता है, कौन स्वीकृति चाहता है, तो ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र यदि साइंस की आड़ में, अंडर द गाइज ऑफ साइंस, अंडर द गाइज ऑफ साइंस मतलब साइंस की आड़ में, विज्ञान की आड़ में यदि ज्योतिष शास्त्र एक्सेप्टेंस चाहता है, स्वीकृति चाहता है, देन आई रिजेक्ट इट, तो मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि मैं इसके विरोध में हूँ, मैं इसको स्वीकृति नहीं दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गाइज को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, इससे एक सेंटेंस बना के बताती हूँ कि ही विजिटेड इन द गाइज ऑफ एन इंस्पेक्टर, मतलब वो हमारे घर पे जो आया इंस्पेक्टर की वेशभूषा में आया, पुलिस की वेशभूषा में। तो गाइज मतलब होता है एक्सटर्नल फॉर्म, अपीयरेंस, जो आपका बाहर रूपरेखा होती है। तो यहाँ पर भी APJ अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि वो विज्ञान की आड़ में ज्योतिष शास्त्र को स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें वो इतनी एक कला लगती है, लेकिन वो साइंस नहीं है, उनका ये कहना है। I do not know how these myths evolve about planets, stars, constellations and even satellites that they can exercise power on human beings. फ्रेंड्स देखिए, I do not know ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस है। I do not know मैं नहीं जानता, how these myths, फ्रेंड्स देखिए these जो है आपको this और these, दैट और दोज, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि हम बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। दीज जो है वो प्लूरल फॉर्म है दिस का, दिस सिंगुलर है और दीज यानी प्लूरल। तो दिस मतलब होता है यह, और
एक वचन के लिए यूज़ होता है। यदि कोई चीज़ आपके पास में है, जैसे एप्पल आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, एप्पल आपके पास में है, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं आई लाइक दिस एप्पल। और यदि एप्पल आप बहुत सारे हैं, एक से मोर देन वन है, तो ये हो जाएगा दीज। तो आई लाइक दीज एप्पल। अब देखिए यही एप्पल यदि दूर आप यहाँ बैठे हैं सोफ़े पे और वो बहुत दूसरे रूम पर या किचन में दूर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आई लाइक दैट एप्पल। दैट सिंगुलर है, दूर है और सिंगुलर है, तो वहाँ पर आप भी दैट यूज़ करेंगे, आई लाइक दैट एप्पल। और दोज जो है वो दैट का प्लूरल है, तो वहाँ पर यदि मोर देन वन है एप्पल्स और दूर है, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे आई लाइक दोज एप्पल्स। तो आई थिंक अब आपको दिस और दीज, दैट और दोज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो पास की चीज़ के लिए हम दिस और दीज यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ के लिए दैट और दोज यूज़ करते हैं। तो दीज मीथ्स मतलब फ्रेंड्स होता है कल्पित कथाएं, यानी कि जो कल्पना से जो कथाएं बनती ना, स्टोरीज़ बनती ना, ट्रेडिशनल पुरानी जो पारंपरिक स्टोरीज़ बनती है, जो बताती है हमारी दुनिया, वर्ल्ड, नेचुरल फिनोमिना को और ह्यूमन एक्सपीरियंस को, उसे कहते हैं मीथ्स। जिसमें कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, लेकिन कल्पनात्मक कथाएं होती है, ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती हैं, पारंपरिक स्टोरीज़ होती हैं, उसे कहते हैं मीथ्स। तो आई डू नॉट नो हाउ दीज मीथ्स इवॉल्व मतलब फ्रेंड्स होता है डेवलप होना, कोई चीज़ प्रोग्रेस होना, या फिर कोई चीज़ जो है मतलब बढ़ना या प्रगति होना। तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं इवॉल्व को, कि द कंपनी हैज़ इवॉल्व इनटू अ मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर, कि वो कंपनी एक बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चर के रूप में विकसित हुई। तो ये जो मीथ ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये जो कल्पित कथाएं जो हैं किस तरीके से विकसित हुई धीरे धीरे अबाउट प्लैनेट्स, किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में, स्टार्स के बारे में, और कंस्टलेशंस यानी कि मतलब होता है आपका जो तारामंडल, जो हमारे तारा बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, उनका जो उसे कहते हैं तारामंडल, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। एंड इवन सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह दैट कैन एक्सरसाइज पावर ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि उनका ये कहना है कि एक्सरसाइज पावर मतलब फ्रेंड्स होता है कि अपना कोई अधिकार या अथॉरिटी, राइट्स या गुड क्वालिटी को किसी के ऊपर प्रभाव छोड़ना, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंट करना। तो वो उनका कहना है कि मैं नहीं जानता कि ये जो मिथ्स हैं, कल्पित कथाएं किस तरीके से इवॉल्व हुई, किस तरीके से डेवलप हुई, किसके बारे में, प्लैनेट्स, स्टार, कंस्टलेशंस एंड इवन सैटेलाइट्स, जो हमारे उपग्रहों के बारे में ये कल्पित कथाएं कैसे डेवलप हुई, और ये कैसे हुआ कि दैट कैन एक्सरसाइज पावर ऑन ह्यूमन बींग्स, और वो किस तरीके से अपनी जो शक्ति का प्रयोग ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। ह्यूमन बींग मतलब मनुष्य होता है, तो उनके जो शक्ति और उनके जो प्रभाव हैं वो ह्यूमन बींग के ऊपर किस तरीके से पड़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी ठीक है एक कला है, लेकिन वो साइंस नहीं हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। किंतु फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ऐसे जो हमारा शरीर जो बना हुआ है वो भी हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसे कहते हैं पंच तत्व मीन्स अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ईथर। तो ये जब बाहर है तो हमारे भीतर भी है, तो इसका भी प्रभाव हमारे चक्रों, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनके ऊपर ज़रूर होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात से। अभी तो हमारे साथ में ये नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे बीच में नहीं है। कभी मुझे चांस मिलता उनसे मिलने का तो मैं ज़रूर उनसे इस बात में डिस्कस ज़रूर करती कि ज्योतिष विज्ञान भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अपना जो है प्रभाव डाल सकता है। तो ये एक अलग विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर लेकिन वो उसके अगेंस्ट में है कि वो साइंस की आड़ में स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं ज्योतिष विज्ञान को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके के अनसीन पैसेज आते ही रहते हैं। तो आप देखिए, इस तरीके के जो वर्ड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनके ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या आपको ये पैराग्राफ एक बार पढ़ने पर समझ में आ रहे हैं? यदि नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से बार बार अनसीन पैसेज को पढ़ने की और उनके वर्ड्स और वोकाबलरी के साथ में एक्वेंटेड होने की कोशिश करें, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है पैराग्राफ, द हाईली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस मैनिपुलेटेड अराउंड द प्रिसाइज मूवमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज टू derive highly subjective conclusions appear illogical to me। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन, द हाईली कॉम्प्लिकेटेड मतलब फ्रेंड्स होता है जटिल, कोई भी बहुत ही जटिल चीज़ होना, कॉम्प्लेक्स चीज़ होना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई चीज़ जटिल होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, कॉम्प्लेक्स होना या सफोस्टिकेटेड होना, मतलब हाईली जो एडवांस्ड होना, उसे भी कहते हैं हम जो है कॉम्प्लिकेटेड। तो इस टाइप के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्ज़ाम में कि कॉम्प्लिकेटेड का आ सकता है कॉम्प्लेक्स, या फिर आ सकता है इंट्रिकेट या सफोस्टिकेट, डिफ़िकल्ट। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेटेड के। तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड यानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, जिन कैलकुलेशन मतलब होता है फ्रेंड्स गणना करना या एस्टिमेशन लगाना, यानी कि अनुमान लगाना। तो जो इसका सिनोनिम हो सकता है कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन या रेकनिंग या फिर एस्टिमेशन, एडिंग अप, ये सारे जो है कैलकुलेशन यानी कि गणना, अनुमान लगाना, इसको कहते हैं कैलकुलेशन। तो जितनी भी जटिल गणनाएं हैं, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस हैं, मैनिपुलेटेड अराउंड द प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैनिपुलेट करना मतलब किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, स्किलफुल मैनर से। स्किलफुल मतलब अपनी दक्षता के अनुसार से अपना कैसे उसमें फ़ायदा निकल सकता है, उस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना, मतलब उसके साथ में छेड़खानी करना। तो उसे कहते हैं कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, फ्रेम अप करना। मैनिपुलेट का एक और भी सिनोनिम होता है फ्रेम अप करना या ऑपरेट करना। तो इस तरीके के यदि आपके मैनिपुलेट से रिलेटेड कोई सिनोनिम आए तो आप वहाँ पर फ्रेम अप भी हो सकता है, ऑपरेट भी हो सकता है, स्किल, कंट्रोल और हैंडल इन ए स्किलफुल मैनर। तो कोई भी टूल, मशीन, इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से स्किलफुल मैनर से, दक्षता के साथ में हैंडल करना या कंट्रोल करने को कहते हैं मैनिपुलेट करना। अराउंड द प्रिसाइज मतलब होता है मैडम मतलब सटीक, एकदम एग्जैक्ट, यानी कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल करेक्ट हो, सटीक। तो प्रिसाइज मूवमेंट्स मतलब गति जो होती है ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब होती है जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, जैसे सन, मून, अपने अर्थ और जितने भी अपने आसपास जो खगोल जो है आसमान में जितने भी पिंड हैं, ग्रह, नक्षत्र हैं, उसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। टू डिराइव हाईली सब्जेक्टिव कंक्लूजन्स अपीयर इलॉजिकल टू मी। फ्रेंड्स देखिए, डिराइव मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्टेन करना, गेट, टेक, गेन। हाईली सब्जेक्टिव कंक्लूजन मतलब होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव मतलब होता है जो कि तथ्यों या जो फैक्ट के बजाय में कोई पर्सनल, जो इमोशनल या कोई पर्सनल आपको राय देता है, या आपको जो पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियंस होते हैं ना, उसके ऊपर बेस्ड होता है, ना कि वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो सब्जेक्टिव, हाईली सब्जेक्टिव कंक्लूज़न मतलब होता है कि हाईली जो बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग एंड ओपिनियन रेदर देन ऑन फैक्ट के को छोड़कर फैक्ट की बजाय में वो पर्सनल और फीलिंग्स के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि इतने लोगों ने कुछ एक ओपिनियन दिया, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो वो इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं, अपीयर मतलब फ्रेंड्स होता है बिकम विजिबल या प्रतीत होना जिसे कहते हैं, कम इनटू तो अपीयर मतलब होता है कि विजिबल होना, किसी चीज़ का प्रतीत होना। इलॉजिकल मतलब होता है फ्रेंड्स इरेशनल और अनरीजनेबल,
विसंगत, इररिलेवेंट, ये सब सिनोनिम्स है इलॉजिकल के। मतलब जो कि विसंगत हो, जिनका कोई मीनिंग ना हो, इररिलेवेंट हो, जो कि तर्कसंगत ना हो, और इरेशनल हो, अनरीजनेबल हो, जिसका कि कोई रीज़न ना हो। टू मी मतलब मुझे। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वो एक मैनिपुलेट की जाती है, एक क्योंकि जो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो एक अपनी सटीक मूवमेंट कर रही है, घूम रही है अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग जो हैं व्यक्ति हाईली सब्जेक्टिव कंक्लूज़न मतलब फ्रेंड्स होता है निष्कर्ष निकालना। तो किस टाइप के सब्जेक्टिव निष्कर्ष निकालते हैं हम, जो कि हमारी भावना और फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हम इतने जो ग्रह नक्षत्र और ये जो हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, हमारे जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो किस स्पीड से घूम रही है। हमारी पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमें उसका अनुभव भी नहीं है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो 1647 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, और हम इसको थोड़ा सा फील भी नहीं कर पाते हैं, और हम उसका प्रिसाइज कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। कैसे ये संभव है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कि मुझे बिल्कुल सब कुछ इलॉजिकल लगता है। एज़ आई सी इट, एज़ देखिए अपने फिर यहाँ से एज़ आ गया है, तो एज़ आई सी इट मतलब एज़ मतलब यहाँ पर है जैसा कि मैं देख सकता हूँ। द अर्थ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड एनर्जेटिक प्लैनेट। अर्थ मतलब पृथ्वी, मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, एंड एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, प्लैनेट मतलब ग्रह। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ही ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को हम एक सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट के, जो कि ग्रह नक्षत्र इतने अपने खुद प्रिसाइज सटीक गति से घूम रहे हैं, हम अपने हिसाब से उन्हें हम अपनी भावनाओं के हिसाब से उसका एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, और वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को इलॉजिकल लग रहा है, इररिलेवेंट लग रहा है, तर्कसंगत नहीं लग रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि जो ये पृथ्वी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एनर्जेटिक है। फ्रेंड्स ये बात भी बिल्कुल वो यहाँ पर सही कह रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर मतलब पर स्पीड मूव कर लेती है, 30 किलोमीटर कवर करती है 1 सेकेंड में, यानी कि 1674 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी पृथ्वी घूम रही है, और जो कि इक्वल टू है एक हमारा जो फाइटर प्लेन जेट प्लेन होता है ना उसकी स्पीड के इक्वल है। तो हम उसे फील भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को हम मैनिपुलेट करके जो निकाल रहे हैं कि हमारा ये जो अर्थ इस मूवमेंट में घूम रहा है, उस मूवमेंट में घूम रहा है, तो वो बहुत ही इलॉजिकल लगता है उन्हें। ये सही बोल रहे हैं कि इन सब को निकालना इतना आसान नहीं है, ये कहना चाहते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, और ज़्यादा पैराग्राफ को मैं यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी किया है हमने बहुत अच्छे से किया है, और आई थिंक आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, तो उसको ज़रूर आप अटेंड करें। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये सारे के सारे जो आज हमने पढ़े हैं वो उन सब का जो कीवर्ड्स हैं ये, तो उसे इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मिलते रहे मेरे चैनल की मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।